नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। आपत्तिजनक बयान देकर घिरे अमित शाह, लालू यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वाराणसी में हालात सामान्य, आज खुलेंगे स्कूल कॉलेज। पुलिस ने हिंसा को बताया सुनियोजित साजिश। 8 पुलिस वाले समेत 25 लोग हुए थे घायल। पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त एसआर उपाध्याय का इस्तीफा मंजूर। अल्लापन बंदोपाध्याय बनाए गए अंतरिम चुनाव आयुक्त। नेपाल में नए संविधान को लेकर मधेसियों का आंदोलन जारी। सरकार से आज फिर होगी बातचीत। अगले हफ्ते चीन जाएंगे माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड। 7.5% के साथ चीन से आगे रहेगी भारत की विकास दर। आईएमएफ का अनुमान 3.1% रहेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर। पुलिस ने वाराणसी में सोमवार को हुई हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया है। वाराणसी के एसएसपी आकाश कुलहरी के मुताबिक हिंसा की साजिश के पीछे की वजहों की जांच जारी है। इस बीच हिंसा के आरोप में कांग्रेस विधायक अजय राय को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कल शाम दिल्ली से वाराणसी पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। अजय राय पिंडारा से विधायक हैं। पुलिस ने 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और इस समय हमारे साथ वाराणसी के एसएसपी आकाश कुलहरी जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। कुलहरी साहब, शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। फिलहाल सबसे पहले आप बताएं, वाराणसी के हालात कैसे हैं अब? जी, अभी हालात एकदम सामान्य है मैडम जी। और सीपीएमएफ भी हमारे को मिल चुकी है, पीएससी भी आ चुकी है और हर चौराहे पे पुलिस तैनात है। और कल जो है सारी दुकानें भी खुली थी। जितने भी लोग जो बाहर से भी यात्री आए थे वो घाट पे जाकर के उन्होंने स्नान किया है। अब हालात एकदम सामान्य है जी। जांच के बाद अब तक क्या क्या साफ हुआ है? जी, अब तक जांच में हमने जो वीडियो फुटेज और जो स्टिल पिक्चर्स से लड़कों को निकाला है, तो उनमें जो भी मेन व्यक्ति उस जुलूस में शामिल हो रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तहत में कल विधायक अजय राय की जो है गिरफ्तारी की गई थी जी। और उसी में जो है कल एक रमेश उपाध्याय है, उनका भी जो है आगे नाम आ रहा था जुलूस में और वीडियो में और फुटेज में भी उनको दिख रहा था, तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई करवाई है। अभी जो जानकारी सामने है, 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है आकाश जी। जी, अभी कितने लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना है? अभी टोटल हमने 51 लोग उनमें से गिरफ्तार कर लिए हैं जी। आप बता रहे हैं हालात फिलहाल सामान्य है, लेकिन आशंका के मद्देनजर और क्या चौकसी बढ़ती जा रही है? जी, चौकसी यही है, पुलिस एकदम पूरी तरह से मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी कर रही है। लोगों से भी जा करके हम अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं अभी। और उसके अलावा जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की अराजक तत्वों पे, वो भी पूरी तरह से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश कुलहरी, एसएसपी वाराणसी बोल रहे हैं। इस समय हालात सामान्य हैं, स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, कल भी कई दुकानें खुली। अजय राय को कल गिरफ्तार किया गया। अभी तमाम करीब 50 से ज़्यादा लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस को करनी है और उनकी तलाश की जा रही है। 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल में सरकार और मधेसी नेताओं के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत होगी। कल काठमांडू में हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। इसमें मधेसी नेताओं ने सरकार में उचित प्रतिनिधित्व के अलावा आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे समेत 35 मांगे पेश की थी। हालांकि सरकार का जोर आंदोलन खत्म करने पर है। मधेसियों ने ठोस नतीजा निकलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। करीब 53 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को नेपाल सरकार और मधेसी नेता बातचीत के लिए एक मेज पर आए। इनमें सरकार की ओर से 3 और मधेसियों की ओर से 4 प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन काठमांडू में हुई ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। ज्वाइंट डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट के बैनर तले इकट्ठा हुए मधेसी नेताओं ने सरकार के सामने 35 मांगे रखी थीं। इनमें तराई इलाकों की नई सीमा तय करना, भारतीय मूल के मधेसी लोगों को ज्यादा अधिकार और समुचित प्रतिनिधित्व देना शामिल है। मधेसी नेताओं का कहना है कि सरकार समस्या के समाधान के लिए कोई रोड मैप देने में नाकाम रही है। पोलिटिकल विषयमा प्रवेश गरेर तपाईहरु तयारी भएर आउनुस्। यसलाई एक दिनको बैठकबाट नै चल्टाउँ र देशलाई सहज अवस्थामा लगौँ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले हुन्छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
अब राज्यले अगाडि जुन बेला बढ्छ त्यो बेला हामी तयार भएर बस्छौँ। वहीं सरकार का जोर आंदोलन को खत्म करने पर रहा। दोनों पक्ष बुधवार को भी बातचीत जारी रखने को तैयार हुए हैं। मधेसी नेताओं ने सरकार से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग भी की। वो चाहते हैं कि तराई इलाकों से सेना को वापस बुलाया जाए। नेपाल में जानकारों का भी मानना है कि मधेसी आंदोलन से जिस तरह भारत सरकार को जोड़कर पेश किया जा रहा है, वो भारत के राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। जब तक सामाजिक संरचना के अनुकूल, सामाजिक संरचना के मैत्री संविधान नहीं लाई जाती है तो नेपाल में अस्थिरता होगा, लंबा द्वंद्व होगा, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। इस बीच मधेशियों का आंदोलन जारी है। मंगलवार को भैरहवा सोनौली सीमा के अलावा रक्सौल के निकट बीरगंज में मधेशियों और नेपाली पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई और कई ट्रकों को आग लगा दी गई। भारत से लगती सिर्फ पूर्वी सीमा के काकरविता से पेट्रोलियम के 6 टैंकर ही नेपाल में प्रवेश कर सके। लेकिन 12 दिनों से जारी इस आर्थिक नाकेबंदी में पहले की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में मधेसी आंदोलन और भारतीय सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी के हालातों के बीच नेपाल के माओवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड अगले हफ्ते चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। यूसीपीएन माओवादी पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे। 15 अक्टूबर से शुरू हो रही इस 4 दिनों की यात्रा पर भारत की नजरें भी होंगी। इसकी वजह यह भी है कि मधेसी आंदोलन की वजह से नेपाल में भारत के खिलाफ असंतोष का माहौल बनाया जा रहा है। सीमा पर आर्थिक नाकेबंदी को लेकर भी भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। त्योहारों के सीजन में नेपाल ने जरूरी सामानों की किल्लत से बचने के लिए उत्तरी हिस्से में चीन के साथ लगती सीमा को खोल दिया है। हाल ही में नेपाली नेतृत्व ने भारत के साथ आपूर्ति बाधित होने के बाद चीन का रुख करने की बात भी कही थी। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की। पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। लालू प्रसाद यादव ने गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। वहीं अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के लिए भी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। और बिहार के सियासी समर में आज चौथे दौर के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौर के लिए 14 अक्टूबर तक नामांकन का सिलसिला चलेगा। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चौथे दौर में 1 नवंबर को मतदान होना है। इस दौर में जिन 7 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट भी शामिल है। पहले और दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी है। तीसरे दौर के लिए कल तक नामांकन का सिलसिला चलेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। अमेरिका से लौटने के बाद राहुल गांधी पहली बार रैली करेंगे। उनकी पहली रैली बेगूसराय के बछवाड़ा, दूसरी रैली शेखपुरा के बारबीघा और तीसरी रोहतास के चिनारी में होगी। बेगूसराय और शेखपुरा में 12 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि सासाराम में 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। कुछ और खबरें। पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त सुशांत रंजन उपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार को उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को इस्तीफा सौंपा, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। इस बीच परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अलापन बंदोपाध्याय को अस्थायी तौर पर राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुशांत रंजन ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफे का कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 नगर निगमों के चुनाव के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद उन पर पड़ रहे राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया है। दिल्ली के विधायकों का वेतन जल्द ही 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकता है। वेतन के मुद्दे पर गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। अगर इस सिफारिश को माना गया तो विधायक का वेतन 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक मूल वेतन 12,000 से बढ़ाकर 50,000 करने, विधानसभा भत्ता 18 से बढ़ाकर 50,000 और सचिवालय भत्ता 10 से बढ़ाकर 70,000 करने की सिफारिश की गई है। इसमें विधायकों के लिए पेंशन भी 7,500 से बढ़ाकर 15,000 करने की बात कही गई है। इस सिफारिश को विधानसभा की मंजूरी के साथ साथ उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय की भी सहमति की दरकार होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी हिंसा मामले की रिपोर्ट कल केंद्र सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में बीफ का जिक्र नहीं किया गया है, साथ ही घटना के मकसद के बारे में भी नहीं बताया गया है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी से देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी मामले में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी गई है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा और सरकार की ओर से दी जा रही मदद का भी ब्यौरा दिया है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से दादरी घटना की रिपोर्ट मांगी थी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखने के लिए सभी को योगदान करना चाहिए। मैं यही सबसे अपेक्षा करता हूं और यही सबसे मैं अपील करता हूं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घटना से कड़ाई से निपटने की सलाह दी और ऐसी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाने को कहा। इधर दादरी इलाके में माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। माहौल एकदम ठीक है, सभी स्थितियां सामान्य हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने अपने कामों में हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सामान्य स्थिति, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस ने दादरी हिंसा मामले में दोनों मुख्य आरोपियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना में अफवाह के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरी तरह से देश में विकसित पहला तारपीरो और रिकवरी यान INS अस्त्रधारिणी को मंगलवार को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये एक उन्नत किस्म का यान है जो इस साल 17 जुलाई को सेवा से हटाए गए अस्त्रवाहिनी यान की जगह लेगा। और फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आपको कुछ खबरें और बता देते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसले पर विभिन्न विकल्पों पर विचार को तैयार है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कल कहा कि भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि समिति की अगर सर्वसम्मति से कोई रिपोर्ट आती है तो सरकार उसे मानने में कोई कोताही नहीं बरतेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि संसद की संयुक्त समिति बिहार चुनाव खत्म होने के बाद ही बैठक शुरू करेगी। भूमि अधिग्रहण पर केंद्रीय कानून पर आम राय नहीं बनने की सूरत में राज्यों की तरफ से अपने अलग कानून की बात पर भी केंद्र सहमत है। फिलहाल यूपीए सरकार के दौरे का भूमि कानून लागू है और नोटिफिकेशन के जरिए 13 नए बिंदुओं को जोड़ा गया है जिससे किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जा सके। प्रवासी भारतीय दिवस अब हर साल नहीं बल्कि 2 साल पर मनाया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल इसका ऐलान किया। वहीं प्रवासी युवाओं के लिए भारत पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी होगी। NRI और PIO श्रेणी में 3-3 युवाओं को अवार्ड दिए जाएंगे और प्रतियोगिता में शामिल दोनों श्रेणी के 10-10 युवाओं को भारत भ्रमण का मौका भी मिलेगा। इस पैमाने का सम्मेलन अब प्रति 2 वर्ष में किया करेंगे, हर वर्ष नहीं। और जो बीच का वर्ष है उसमें हम बहुत परिणाम मूलक आउटकम ड्रिवन सम्मेलन किया करेंगे जिसकी भागीदारी रजिस्ट्रेशन के आधार पर नहीं होगी, इनविटेशन आमंत्रण पत्र के आधार पर होगी। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद याद करेंगे मलिका गजल बेगम अख्तर को उनकी जयंती पर। चुनाव के रंग में बिहार, चढ़ा राजनीतिक बुखार, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, पल पल की हमको खबर, हर रंग पर हमारी नजर, प्रचार से मतदान तक, आगाज से अंजाम तक, देखिए लोकतंत्र 2015 सिर्फ
राज्यसभा टीवी पर। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हड़ताली छात्रों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच मुंबई में आज फिर बातचीत होगी। इसमें सरकार की तरफ से सूचना प्रसारण सचिव सुनील अरोड़ा शामिल होंगे। एफटीआईआई के छात्र गजेंद्र चौहान को चेयरमैन के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं और इससे पहले 2 बार हुई बातचीत गतिरोध को तोड़ने में नाकाम रही है। एफटीआईआई में हड़ताल को 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि वैश्विक मंदी का भारत पर असर नहीं होगा। बेंगलुरु में कल इंडो जर्मन सम्मेलन में उन्होंने निवेशकों को कारोबार के लिए अनुकूल माहौल देने का वादा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल जीएसटी को लागू कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन में साझेदारी का दोनों देशों को फायदा मिलेगा। दौरे के तीसरे दिन जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत जर्मनी आर्थिक सहयोग सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में मंदी के दौर के बावजूद भारत निवेश और व्यापार के लिहाज से बेहतर जगहों में से एक है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों की दिक्कतों को दूर करने का भरोसा भी दिया। A number of regulatory and taxation issues which were adversely impacting on the sentiments of foreign investors. We have taken very decisive steps to remove a number of long-pending concerns of investors. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कई सेक्टर खोले हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2016 में जीएसटी लागू करने का भरोसा भी जताया। We are working on a new bankruptcy code. The Company Law Tribunal is soon going to be formed. We want to make sure that our tax regime is transparent and predictable. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी कहा कि डिजिटाइजेशन में सहयोग से भारत और जर्मनी दोनों को फायदा होगा। उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों से जर्मनी में निवेश की पेशकश की। Ich denke dabei auch an große Infrastrukturprojekte, zum Beispiel im Bahnbereich, der Stadtentwicklung und Energieversorgung. Ob es etwa um Mobilität insgesamt oder auch um Dienstleistungen und Berufsbildung geht, von einer engen Zusammenarbeit können wir gleichermaßen. दोनों नेताओं ने इससे पहले बेंगलुरु में जर्मन फैक्ट्री बॉश ऑटोमोटिव का दौरा किया। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में एंजेला मर्केल और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, रेलवे, कौशल विकास समेत कई क्षेत्रों में 18 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विस्तार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निजी करदाताओं को राहत देने का वादा किया है। उन्होंने व्यक्तिगत कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 25% पर आ जाएगी। साथ ही करों के साथ मिलने वाली छूट भी धीरे धीरे खत्म होगी। कर में वही छूट जारी रहेगी जिनसे बचत को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री के मुताबिक काला धन रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें तय सीमा तक नकद भुगतान के बाद पैन नंबर देना अनिवार्य किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि 2016 में भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया की दूसरी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा रहेगी। आईएमएफ ने ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। संगठन ने अगले साल भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि इस दौरान चीन की विकास दर 6.3% रहने की उम्मीद है। साथ ही 2015 के लिए वैश्विक विकास दर 3.1% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो 2014 की तुलना में 0.3% कम है। जबकि अगले साल वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान है। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने कहा है कि पाकिस्तान अभी भी खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का पनाहगार बना हुआ है। अमेरिका और अफगानिस्तान में नाटो सेना के कमांडर जनरल जॉन कैम्पबेल ने कहा कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित हो रहा है।
कैम्बेल ने कहा कि पाकिस्तान को तालिबान से जुड़े संगठन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हक्कानी नेटवर्क अलकायदा का भी मददगार है। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े तालिबान आतंकी अफगानिस्तान में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हाल ही में अफगानिस्तान ने कुंदूज शहर में भी तालिबान का कब्जा हो गया था। अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की सेना पर कई बार आरोप भी लगाए हैं। रूसी विमानों के जरिए तुर्की की वायु सीमा का 2 बार उल्लंघन करने पर नाटो ने कड़ा रुख अपनाया है। नाटो ने रूस को चेतावनी दी है कि तुर्की की वायु सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की ने भी ऐसी ही चेतावनी दी है। वहीं रूस ने नाटो से सीरिया में आईएस के ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करने की पेशकश की। सीरियाई सेना के समर्थन में रूसी हवाई हमले मंगलवार को भी जारी रहे। लताकिया के हमेमीम वायुसैनिक अड्डे से सुखोई विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते नजर आए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आईएस के 12 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। रूस का कहना है कि हवाई हमलों के बाद आईएस आतंकियों ने धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों में छुपना शुरू कर दिया है। इस बीच रूस ने अमेरिका, तुर्की और दूसरे नाटो देशों से सहयोग बढ़ाने की अपील की है। Я хочу еще раз повторить. Потенциал российско-американского сотрудничества по линии Министерства обороны намного шире того, что предложили нам сегодня американцы. रूस ने यह भी कहा है कि अगर इराक सरकार गुजारिश करती है तो रूस इराक में भी आईएस ठिकानों पर हवाई हमले को तैयार है। उधर नाटो ने कहा है कि रूस ने तुर्की वायु सीमा का दोबारा उल्लंघन करने का कोई वास्तविक कारण नहीं बताया। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं तुर्की ने रूस को दोस्ती खत्म करने पर भारी नुकसान की चेतावनी भी दी। Ama Rusya Türkiye gibi eğer bu konuda birçok işbirliğini yapmış olduğu dostluğunu da kaybederse çok şeyi kaybeder. Bunu da bilmesi lazım. I will not speculate on the motives. I will just reiterate or restate that this is a serious violation of Turkish airspace. It should not happen again. इससे पहले रूस ने कहा था कि पहली बार तुर्की वायु सीमा का उल्लंघन सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए हुआ था और इसकी वजह खराब मौसम था। लेकिन दूसरी बार उल्लंघन के बारे में रूस का कहना है कि वो इसकी जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन के प्रधानमंत्री खालिद बहा मंगलवार को एक रॉकेट हमले में बाल बाल बच गए। हालांकि दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन के दक्रस में होटल को निशाना बनाकर किए गए हमले में सऊदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के 15 सैनिक और वफादार लड़ाके मारे गए। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कुछ हफ्ते पहले हुथी विद्रोहियों के कब्जे से अदन को छुड़ाने के बाद से यमन सरकार के खिलाफ ये सबसे बड़ा हमला है। देश के युवा और खेल मंत्री नाइफ अल बाकरी ने कहा कि हमले में कुछ मंत्री मामूली रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है, लेकिन सरकार अदन में बनी रहेगी। इस बीच यमन के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खालिद बहा ने कहा है कि आईएस के हमलों से सरकार का कामकाज नहीं रुकेगा। طبعا في الاخير حادث اليوم لا ياثر على الجميع، بالعكس هو يشد الجميع. هذا حادث نحن جئنا الى عدن ونعرف نحن لم ناتي لنزهه، نحن اتي للعمل وعارفين ان هناك فراغات امنيه، هذا الفراغ الامني نتوقع منه الكثير ولكن الان भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कल कर दी गई। इस साल ये पुरस्कार जापान के तक्काई कजीटा और कनाडा के आर्थर मैकडोनाल्ड को मिला है। इन दोनों ने न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की खोज की है। इन्होंने ये साबित किया कि न्यूट्रिनो भी अपनी पहचान बदलते हैं। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ने कहा कि ये खोज पदार्थ और ब्रह्मांड पर हमारी सोच के लिए अहम साबित होगी। खेल के मैदान से कुछ खबरें। भारतीय मुक्केबाजों ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की है। एशियन चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता विकास कृष्णन और शिव थापा ने विजयी आगाज करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं मनोज कुमार को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व एशियन चैंपियन शिव थापा ने 56 किलोग्राम वर्ग में अल्जीरिया के खलील लिथिम को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से चित कर दिया। मुक्केबाज विकास ने पहले दौर में हंगरी के जोल्टन हुरक्सा को 3-0 से नॉकआउट करके अंतिम 16 में प्रवेश किया।
विकास ने 2011 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वो ओलंपियन विजेंद्र सिंह के बाद ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। दोहा में खेली जा रही इस चैंपियनशिप के जरिए मुक्केबाज ओलंपिक का कोटा हासिल करने की कोशिश करेंगे। भारतीय सीनियर हॉकी टीम को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मेजबान टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोनों ही टीमें आज आमने सामने होंगी। भारत ने टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए 2 अभ्यास मैचों में न्यूजीलैंड की ए टीम को हराया था, लेकिन उसका फायदा उसे सीनियर टीम के खिलाफ नहीं मिला। मेजबान टीम के निक हेग और जारेड पांचिया ने गोल किए, लेकिन सरदार सिंह के नेतृत्व में खेल रही भारतीय टीम का कोई खिलाड़ी मेजबान टीम के गोल पोस्ट में सेंध नहीं लगा सका। मलिकाए गजल बेगम अख्तर की आज जयंती है। उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित गजल गायकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपनी मखमली आवाज में गजल, ठुमरी, ठप्पा, दादरा और ख्याल पेश करने वाली बेगम अख्तर सदाबहार गायिका थी। 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जन्मी बेगम अख्तर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में उनका निधन हुआ। पिछले साल उनकी जन्म शताब्दी पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आपत्तिजनक बयान देकर घिरे अमित शाह, लालू यादव और अकबरुद्दीन ओवैसी, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वाराणसी में हालात सामान्य, आज खुलेंगे स्कूल कॉलेज। पुलिस ने हिंसा को बताया सुनियोजित साजिश। 8 पुलिस वाले समेत 25 लोग हुए थे घायल। पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त एसआर उपाध्याय का इस्तीफा मंजूर। अलापन बंदोपाध्याय बनाए गए अंतरिम चुनाव आयुक्त। नेपाल में नए संविधान को लेकर मधेसियों का आंदोलन जारी। सरकार से आज फिर होगी बातचीत। अगले हफ्ते चीन जाएंगे माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड। और 7.5% के साथ चीन से आगे रहेगी भारत की विकास दर। आईएमएफ का अनुमान 3.1% रहेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर।